हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। विजेश बायोलॉजी में मैं विजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन्स के बारे में बातें चल रही हैं अपनी। और प्रोटीन्स के अंदर अपन बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, या फिर कुछ प्रोटीन्स के अपन एग्जाम्पल भी देख रहे थे कि ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कोलेजन प्रोटीन हो गया, कीरेटिन प्रोटीन हो गया, इन सब के बारे में। तो अब देखिए, एक कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड हो सकता है। इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो बॉन्ड्स की पोजीशन है और कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में क्लियरिफिकेशन करने के लिए मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं और ये स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे बॉन्ड से स्टेबलाइज हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के अंदर चार टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्सरी स्ट्रक्चर एंड एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये चार टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब देखते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि सीधे सिंपल एमिनो एसिड से बनी हुई स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रेट चेन एमिनो एसिड होती है, जिसके अंदर एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी बॉन्ड्स के प्रेजेंस होने की संभावनाएं जो है न के बराबर होती हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीधे एमिनो एसिड की सीक्वेंस होती है एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की ओर, यानी कि जो फर्स्ट आगे वाला सिरा जो होता है वो एन टर्मिनस कहलाता है, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, एमिनो ग्रुप, यानी कि NH3 ग्रुप ऐड होता है। और जो लास्ट वाला सिरा जो होता है वो सी टर्मिनस कहलाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इसको एन टर्मिनस से लेके सी टर्मिनस इसको बोलेंगे। एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, सीधी स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होगी, जिसको अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। सिंपल सी बात है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये देखिए, या तो हो सकती है उसके अंदर बीटा शीट, या फिर हो सकती है अल्फा हेलिक्स, या फिर ये दोनों प्रेजेंट हो सकती हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे बनती है, अल्फा हेलिक्स से बन सकती है, बीटा शीट से बन सकती है। अब मैंने आपको बताया अल्फा हेलिक्स, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो साइंटिस्ट था वो रामाचंद्रन प्लोट, GN रामाचंद्रन प्लोट था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर या तो अल्फा हेलिक्स हो सकती है, या बीटा शीट हो सकती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप की हेलिक्स होती है, जिसको अपन पाई हेलिक्स बोलते हैं, 3 की पावर 10 हेलिक्स बोलते हैं। और इनको जो आपस में घुमाव है, ये जो जुड़ाव है, इसको हमने बोला था कि इसको बीटा टर्न बोलते हैं। बीटा टर्न के अंदर ध्यान रखना, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन एमिनो एसिड सबसे ज्यादा होते हैं। जो मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया था, तो बीटा टर्न को अलग से बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो इसके अंदर एक बात जरूर ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, कि बीटा टर्न के अंदर सबसे ज्यादा ग्लाइसिन एंड प्रोलिन एमिनो एसिड होते हैं। और बीटा टर्न क्या होता है, जब एक हेलिक्स से दूसरी हेलिक्स आपस में जुड़ रही है तो जो घुमाव आता है उसको अपन क्या बोल देंगे कि ये बीटा टर्न है। उसी प्रकार से अपन इसको भी रिवर्स टर्न या बीटा टर्न बोलते हैं। रिवर्स टर्न एंड बीटा टर्न एक ही बात है। रिवर्स टर्न को अपन क्या बोलते हैं, बीटा टर्न बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल ध्यान रखना। अब देखिए, इसके अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, यानी कि एमिनो एसिड की सीधी सीक्वेंस तो है ही है। इसके पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जो है वो कौन सा बॉन्ड हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये हेलिकल फॉर्म बनती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही क्या बनती है, हेलिकल फॉर्म। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही होता है, उसके साथ में और कौन सा बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड कर रहा था। पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है, वीक बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वीक बॉन्ड हो गया। इसके अलावा और डिटेल के अंदर अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी सभी स्ट्रक्चर्स का सारे अलग से वीडियोस बनाए हैं, जिसके अंदर आपको एक सारी स्ट्रक्चर को साथ में मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि कौन से बॉन्ड जो है वो किस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करने का काम किसका है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो ये आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थी, जिसके अंदर या तो अल्फा हेलिक्स हो सकती है या बीटा शीट हो सकती है। चाहे अल्फा हेलिक्स हो या बीटा शीट हो, उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। जो अल्फा हेलिक्स होती है वो मोस्ट प्रीफर की जाती है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। एंड जो बीटा शीट की जाती है वो एंटी पैरेलल बीटा शीट को प्रीफर किया जाता है। एंटी पैरेलल बीटा शीट क्या होती है? यहां पे आपको साइज मिल जाएगी, ये देखिए, ये एक बीटा शीट यहां से शुरू होकर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो बीटा शीट है दूसरी वाली वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रही है। तो इस प्रकार से इस शीट को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल बीटा शीट। और अगर ये सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही होती तो इसको अपन बोलते हैं पैरेलल बीटा शीट। और पैरेलल बीटा शीट को बायोलॉजिकल सिस्टम में कम प्रीफर किया जाता है और एंटी पैरेलल बीटा शीट को बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादा प्रीफर किया जाता है। अब बात आती है टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? 3D फॉर्म, यानी कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन अपनी फंक्शनल फॉर्म में आती है। तो फंक्शनल फॉर्म में आती है तो इसका मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर चीजें ज्यादा होंगी। तो इसके अंदर देखिए, एक तो आपको मिल रहा है आयनिक बॉन्ड। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर एक तो क्या देखने को मिल रहा है? आयनिक बॉन्ड, जो कि एमिनो एसिड्स के आयंस के बीच में, यानी एक चेन है और उस चेन के अंदर दो एमिनो एसिड ऐसे थे, तो हो सकता है कि चार्ज एमिनो एसिड थे, और चार्ज एमिनो एसिड होने की वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो आपस में इंटरेक्ट कर लिया और इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना लिया, और इस बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी कि दो चार्ज मॉलिक्यूल के मध्य बना बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो एक तो हो सकता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आयनिक बॉन्ड बन जाए। एंड दूसरी बात, यहां पे आप ये एक देख पा रहे हो, ये यहां पर नीचे दिया गया है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, यानी कि जितने भी ये सिंबल दिए गए हैं वो सब के बारे में यहां नीचे डिटेल दी गई है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड दोनों आमने सामने आ गए। और सल्फर सिर्फ और सिर्फ कितने एमिनो एसिड्स में होता है? सिस्टीन और मेथियोनिन के अंदर। सल्फर कितने में होगा? सिस्टीन और मेथियोनिन एमिनो एसिड्स के अंदर ये होता है, और उसमें भी काम कौन करेगा? सिस्टीन एमिनो एसिड। तो इसका मतलब ये सिस्टीन एमिनो एसिड की दो आर चेन आपस में जुड़ी हुई हैं, और सिस्टीन एमिनो एसिड की दो आर चेन आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगी। ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, या फिर यहां पर ये वाटर है, चार्ज मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि ये वाटर के कांटेक्ट में आ गए, और ये अंदर वाले जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये अंदर वाले जो क्या है वो नॉन पोलर है। तो इसका मतलब नॉन पोलर के अंदर कौन सा इंटरेक्शन लगेगा? हाइड्रोफोबिक। कौन सा इंटरेक्शन लगेगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक की वजह से प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा? फोल्ड कर दिया जाएगा। इसी को अपन ने क्या बोला? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है? प्रोटीन फोल्ड होती है, प्रोटीन फोल्डिंग। तो इस प्रकार से प्रोटीन फोल्डिंग होते ही ये 3D फॉर्म में आ जाती है, फंक्शनल फॉर्म में आ जाती है। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है किसी प्रोटीन को फोल्डिंग करवाने में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तब होगा जब नॉन पोलर एमिनो एसिड होंगे, और जब नॉन पोलर एमिनो एसिड होंगे तभी प्रोटीन की फोल्डिंग हो पाएगी। अगर सारे पोलर एमिनो एसिड आ गए तो वो प्रोटीन आराम से वाटर के अंदर घुली हुई अवस्था में रहेगी, वो 3D फॉर्म में कभी भी नहीं आ पाएगी। तो 3D फॉर्म में आने के लिए जरूरी क्या है कि प्रोटीन के अंदर पोलर एमिनो एसिड के साथ साथ कौन से एमिनो एसिड भी होने चाहिए? नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हो कि एक तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, एक आयनिक बॉन्ड हो सकता है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, और एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, और एक सबसे वीक इंटरेक्शन होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के मध्य लग जाता है, यानी कि नॉन पोलर के मध्य भी लग जाता है, जिसको अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। जो सबसे वीक इंटरेक्शन होता है, सबसे वीक बॉन्ड होता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन बोलेंगे।
अब यहाँ पे बात को समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या है कि 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखना, किसी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है, और उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है कि टर्सरी स्ट्रक्चर या किसी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तो कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और उस स्ट्रक्चर को 3D फॉर्म में मेंटेन करने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आप टर्सरी स्ट्रक्चर आते ही आप किसकी ओर चले जाते हो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की ओर चले जाते हो, लेकिन आप ये ध्यान में नहीं आया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी है वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनी है। तो यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुई है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल किसने दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं तो सीधी पेप्टाइड की चेन ही मिलती, वो फोल्ड हो ही नहीं पाती। तो बनाने का काम किसने किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने किया है, और इसको इस 3D फॉर्म में मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये थी अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर, और टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ये भी ध्यान रखना कि इसकी 3D फॉर्म कहलाती है। इसके अलावा कोई प्रोटीन है वो 3D फॉर्म में ही फंक्शनल फॉर्म में आती है, यानी टर्सरी स्ट्रक्चर होने के बाद ही वो क्या करेगी, काम करना स्टार्ट करेगी। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होती है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगी, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप देखिए, एक ओवरव्यू लीजिए। ये अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, सीधे एमिनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सीधे एमिनो एसिड्स के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बताया कि या तो क्या हो सकता है, अल्फा हेलिक्स हो सकती है या फिर बीटा शीट हो सकती है। अब अल्फा हेलिक्स कौन सी होती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और बीटा शीट दो टाइप की होती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। मोस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सी बीटा शीट को प्रीफर किया जाता है, एंटी पैरेलल बीटा शीट को। बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सी बीटा शीट को प्रीफर किया जाता है, एंटी पैरेलल बीटा शीट को। और ये है अपने टर्सरी स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन की क्या हो चुकी है, फोल्डिंग हो चुकी है, और प्रोटीन की फोल्डिंग हो चुकी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको अपन टर्सरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। ये जो अलग कलर दिखाया गया है, ये ऐसा मत समझना कि दो प्रोटीन है, ये दो प्रोटीन नहीं है। एक ये तो क्या है, अल्फा हेलिक्स है, और इस अल्फा हेलिक्स के साथ क्या जुड़ी हुई है, बीटा शीट जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखना, ये जो अलग कलर में दिख रहा है तो इसका मतलब ये कभी मत समझ लेना कि ये दो पॉलीपेप्टाइड की चेन है। पॉलीपेप्टाइड की चेन तो एक ही है, ये अलग कलर से इसको तो दिखाया गया कि ये तो है अल्फा हेलिक्स और ये क्या है, बीटा शीट है। फिर आती है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाएंगी तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का हमने फायदा देखा था कि उसमें कोऑपरेटिविटी का गुण पाया जाता है, और कोऑपरेटिविटी के साथ साथ में कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी करता है। और 3D स्ट्रक्चर के अलावा, यानी टर्सरी स्ट्रक्चर के अलावा इसमें क्या चीज है कि कैटालाइटिक साइट के साथ साथ रेगुलेटरी साइट भी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स के अंदर रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि उसको अपन रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स को अपन क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कैटालाइटिक साइट के साथ साथ में क्या होती है, रेगुलेटरी साइट भी प्रेजेंट होती है। तो ये अपना एक ओवरव्यू था 7 टाइप की स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड्स के बारे में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स आपको कहां देखने को मिले, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर। आयनिक बॉन्ड देखने को मिला, डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिला, वंडरवॉल इंटरेक्शन देखने को मिला, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिला। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, और सबसे कम इंटरेक्शन या सबसे कम बॉन्ड जो होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। सीधा एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है और सीधी चेन से एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। बाकी जितने भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, ये सारे कौन से हैं, वीक इंटरेक्शंस, यानी कि ये कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं है, ये कौन से हैं, वीक इंटरेक्शन, कमजोर बॉन्ड है। और कमजोर बॉन्ड्स को हमेशा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए प्रीफर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कभी भी मेंटेन करने के लिए प्रीफर नहीं किया जाता, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर बॉन्ड्स को तोड़ने की जरूरत होती है। और बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत होती है अगर आप मेंटेन करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का यूज कर रहे हो, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, और एनर्जी का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा तो ये आपके लिए महंगी चीज साबित होगी। और
अगर आपने वीक बॉन्ड से प्रीफर किया, वीक बॉन्ड को किसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए प्रीफर किया, तो अगर आपको बॉन्ड को तोड़ने की आवश्यकता पड़ गई तो उस बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हो। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स को, 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो है वो वीक बॉन्ड्स को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड को उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए प्रीफर किया जाता है। या फिर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में टाइटली जोड़ना है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी यूज कर सकते हो। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी उतना ज्यादा कोवैलेंट नहीं होता, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड की एनर्जी होती है 100 किलो कैलोरी के लगभग, और डाइसल्फाइड बॉन्ड की एनर्जी होती है 50 से 60 किलो कैलोरी के लगभग, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड से आधा ही कोवैलेंट कौन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह इनकी एनर्जी जो होती है वो 10 किलो कैलोरी, यानी कि बहुत ही ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये थी अपनी स्ट्रक्चर्स के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ये मैंने ओवरव्यू दिया है। ये वीडियो आपको तब देखना जब आप सारी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स के वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो, तब ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है। अन्यथा ये चीज आपके लिए कम हेल्पफुल होगी क्योंकि आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आपके रिस्पॉन्स के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।